So as you know, we are doing chapter number 9, hydrogen of your chemistry volume 2. And in this particular chapter, we have already covered the various topics. It is the introductory part of hydrogen and next the chemical and physical properties of hydrogen, preparatory methods, hydrides, and we are now doing the water, the next topic of this particular chapter. And in this, today we will discuss about the methods opted for removal of permanent hardness of water. In the last lecture, we discussed about the types of hardness, that is permanent hardness and temporary hardness of water. And in the last lecture, we also discussed the methods of removal of temporary hardness of water, which can be removed by treatment of washing soda process, by boiling, or by Clark method, etc. Permanent hardness of water cannot be removed by opting simple methods like washing soda process of or Kalgan-Prawn method, because these are ineffective. कुछ हद तक तो रिमूव आउट हो सकते हैं, कुछ हद तक जो परमानेंट हार्डनेस है वो रिमूव हो सकती है, लेकिन जो वाटर है वो कंप्लीटली मिनरल फ्री नहीं हो सकता। मीन्स टू से कि हार्ड वाटर जो है वो ड्रिंकेबल नहीं बनाया जा सकता बाय यूजिंग दीज मेथड्स। ठीक है, अदर प्रोसेसेस के लिए जरूर, हम अदर पर्पसेस के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। तो जो बेसिक मेथड्स हैं, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स जिसकी विद रिस्पेक्ट टू हम हार्ड वाटर को ड्रिंकेबल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, वो आपके पास है आयन एक्सचेंज मेथड एंड सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है बेटा। ठीक है जी, इसके विद रिस्पेक्ट टू हम वाटर में से जो मिनरल एक्सेसिव मिनरल कंटेंट होता है उसको काफी हद तक रिमूव कर सकते हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंथेटिक रेजिन मेथड एंड द सेकंड वन इज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड को हम परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं, या परम्यूटेड प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। इसको जियोलाइट प्रोसेस बोला जाता है, जियोलाइट मेथड होता है। एक्चुअली इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जियोलाइट्स का यूज करते हैं। जियोलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर मेटालिक एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ये, जो यूज किए जाते हैं फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, स्पेशली द हार्डनेस which is caused by the heavy metal ions. आयन एक्सचेंज मेथड में या आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू हम लोग जो मेटल आयंस, हैवी मेटल आयंस हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उनको रिमूव आउट कर सकते हैं। सिंपली जियोलाइट्स ऐड किए जाते हैं, और वो जियोलाइट्स जो होते हैं वो एक तरह से यूटिलाइज होते हैं, मेटालिक एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो यूज किया जाता है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन होती है। आपको पता है सोडियम हाईली एक्टिव मेटल है, ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट हैवी मेटल आयंस को रिमूव आउट करने में हेल्पफुल होती है। यहाँ पे जैसे आप इस रिएक्शन में देख रहे हो, ये सोडियम जियोलाइट, जेड मीन्स जियोलाइट, जियोलाइट कौन सा? एल्यूमिनोसिलिकेट, सोडियम साथ में यूज हो रहा है, मतलब सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट यूज हो रहा है। ये मेटल आयंस M2 पॉजिटिव आयंस, ये कुछ भी हो सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है ये। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सोडियम मेटल आयंस को डिस्प्लेस कर देंगे, आपके पास हैवी मेटल आयन जियोलाइट फॉर्म में हो जाएगा और सोडियम आयन सोल्यूशन में हो जाएंगे प्रेजेंट। इस तरह से ये जो जियोलाइट है, दिस वन, ये जो आप देख रहे हो MZ2 देख रहे हो, इसके विद रिस्पेक्ट टू जो हैवी मेटल आयंस होते हैं वो रिमूव आउट हो जाते हैं फ्रॉम द वाटर सैंपल एंड वाटर गेट्स सॉफ्टेंड।
बट इस पर्टिकुलर मेथड की एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे सिर्फ मेटल आयंस को रिमूव आउट किया जा सकता है। जो नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, ठीक है, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड से, मतलब जियोलाइट प्रोसेस से या परम्यूटेड प्रोसेस से हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये जो MZ2 बनता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये आपका परम्यूटेड कहलाता है। परम्यूटेड, PERMUTIT, परम्यूटेड बोलते हैं इसको। इसी वजह से इस पूरे मेथड को परम्यूटेड मेथड के नाम से भी जाना जाता है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ये एग्जॉस्ट कर जाता है व्हेन ऑल द सोडियम इन इट इज यूज्ड अप एंड इट इज रीजनरेटेड। अब क्योंकि प्रोसेस कंटिन्यू होती है तो उस केस में इसको रीजनरेट किया जाता है साइड बाय साइड बाय कंटिन्यूस एडिशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इन द बीकर या इन द apparatus which is used for the softening of hard water by ion exchange method। जिस पर्टिकुलर apparatus में ये प्रोसेस कैरिड आउट की जाती है उसमें कंटिन्यूस एडिशन की जाती है ब्राइन सॉल्यूशन की। ब्राइन सॉल्यूशन मींस 10%, 9 to 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। ये क्या करता है, जो जियोलाइट यूज होता है उसको रीजनरेट करने में इस तरह से हेल्प करता है। तो ये जैसे हैवी मेटल आयंस, मेटल क्लोराइड्स वगैरह या जो भी है, ये रिमूव आउट हो जाते हैं फ्रॉम द सैंपल ऑफ वाटर, दैट इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर apparatus, ये रिमूव आउट कर दिए जाते हैं। मींस हैवी मेटल आयंस रिमूव आउट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हैवी मेटल आयंस ही यहाँ पे रिमूवल होती है। नॉन मेटेलिक कंटेंट जो रहता है, अदर इम्प्योरिटीज जो वाटर सैंपल में प्रेजेंट रहती है, केमिकल इम्प्योरिटीज, वो रिमूव आउट नहीं होती। सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज नॉट सो मच इफेक्टिव फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ, मेटल आयंस कंप्लीटली यहाँ से रिमूव आउट हो जाते हैं। तो इसी मेथड को एक तरह से मॉडिफाई किया गया था सिंथेटिक रेजिन मेथड में। ठीक है जी, परम्यूटेड मेथड की मॉडिफिकेशन थी सिंथेटिक रेजिन मेथड, जिसमें रेजिन्स को यूज किया जाता है फॉर रिमूवल ऑफ बोथ टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, दैट इज मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज विच कॉज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो रेजिन्स होते हैं इनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं along with the some ionic part like सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स वगैरह जो फर्दर रीजनरेशन के लिए यूज किए जाते हैं, वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वहां पे हाइड्रोक्साइड्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रेजिन्स की फॉर्म में जो प्रेजेंट रहता है वो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हैविंग सम आयनिक पार्ट इन देम, जैसे सल्फोनिक ग्रुप वगैरह हो सकता है। रिएक्शन में क्या होता है, इस तरह से रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, ये आप देख सकते हो। ये आपके पास रेजिन आ गया, दिस वन। ठीक है, रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, पहले मेटल आयंस रिमूव आउट होंगे इस तरह से। ये सोडियम आयंस आपके सॉल्यूशन में मींस लिक्विड वाटर में प्रेजेंट रहेंगे वहां पे। इसको रीजनरेट किया जाता है अगेन बाय एडिशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, कंटीन्यूअस एडिशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। सिमिलरली जो नेक्स्ट जो मिनरल सॉल्ट्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जो नॉन मेटेलिक कंटेंट जो प्रेजेंट रहता है उसको फर्दर रिमूव आउट किया जाता है फ्रॉम द सैंपल ऑफ वाटर इन द अनदर चैम्बर। दो चैम्बर्स होते हैं इसमें। फर्स्ट चैम्बर में मेटालिक इम्प्योरिटीज रिमूव आउट होती हैं, फिर वहां से जो वाटर रिलीज होता है विच इज फ्री फ्रॉम द हैवी मेटल आयंस, उसको पास आउट करवाया जाता है सेकंड चैम्बर में, और वहां से जाकर जो नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे क्लोराइड्स, सल्फेट्स, ब्रोमाइड्स, फॉस्फेट्स, एनी टाइप ऑफ नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी, वो जो है वो रिमूव आउट होती है उस केस में। तो डबल प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है, कहने का मतलब दो प्रोसेसेस होती है।
इस तरह से 2 चैम्बर्स जो है वो यूज होते हैं इस केस में। फर्स्ट चैम्बर में मेटालिक इम्प्योरिटीज, फिर फर्स्ट चैम्बर से जो वाटर प्रोड्यूस होगा फ्री फ्रॉम मेटलाइंस उसको सेकंड चैम्बर में शिफ्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ से प्योर वाटर जो ऑब्टेन कर लिया जाता है, नीचे से इम्प्योरिटीज वगैरह साइड पे कर दी जाती है। इस तरह से ये डबल प्रोसेस होती है जो सिंथेटिक रेजिन मेथड होता है। जो वेरियस रिएक्शंस यहाँ पे टेक्स प्लेस करती हैं उनको और बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए ये आते हैं आपके पास, जो है ये है आपके पास इस तरह से कैटायन एक्सचेंज रेजिन होता है, मतलब जिस चैम्बर में आपके पास मेटल आयंस एक्सचेंज होने हैं, ठीक है, मेटल आयन रिमूव आउट होने हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे हैव एसिडिक ग्रुप्स होंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया या सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो गया, इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप दे सकते हैं इन दिस वे। तो जैसे मैग्नीशियम आयंस हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, कैटायन एक्सचेंजर होगा, यहाँ से मैग्नीशियम रिमूव आउट हो जाएगा और यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिमूव आउट होगा। इस तरह से कैल्शियम आयंस यहाँ से, ये हो गया कैटायन एक्सचेंज, मतलब यहाँ से मेटल आयंस जो है वो रिमूव आउट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन में ऑपरेटर्स के। अब जो यहाँ से वाटर प्रोड्यूस होगा वो होगा फ्री फ्रॉम मेटालिक कंटेंट, हैवी मेटल कंटेंट से वो फ्री रहेगा, उसको पास आउट करवाएंगे सेकेंड चैम्बर में जिसको बोला जाता है एनायन एक्सचेंज चैम्बर। और यहाँ पे एनायन एक्सचेंजर रेजिन्स होते हैं जो एनायंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। इनमें क्या होता है कि यहाँ पे बेसिक ग्रुप, जैसे मैं बता रहा था कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, मींस बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे इस केस में, ठीक है जी। और ये इन दिस पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जनरल रेजिन OH या रेजिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से, ठीक है। मतलब वही है कि जो बेसिक इंप्योरिटीज होंगी उनको एसिडिक कंटेंट रिमूव आउट करेगा, जैसे ये फर्स्ट कैटायन एक्सचेंज के इसमें आप देख रहे हो, यहाँ से ये एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिक इंप्योरिटी जो मेटलाइंस प्रेजेंट होते हैं, मेटलाइंस एक्चुअली बेसिक इंप्योरिटीज में काउंट होते हैं, तो ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाते हैं। और सेकंड चैम्बर में अब नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज मींस एसिडिक इंप्योरिटीज बची, उन एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव आउट करने के लिए बेसिक कंटेंट कंटेनिंग रेजिन्स को ऐड किया जाता है और वहां से डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो है वो टेक्स प्लेस होती हैं, और आपके मेटल्स एंड नॉन मेटालिक आयंस, ठीक है, विच कॉज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दोनों को रिमूव आउट कर दिया जाता है। तो आपकी जो बेसिक रिएक्शंस आएंगी सिंथेटिक रेजिन मेथड में वो ये 4 आएंगी, 2 कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स, 2 एनायन एक्सचेंज रेजिन्स, ठीक है। आप यहाँ पे जनरली 2 की जगह 1 भी कर सकते हो, यहाँ पे जैसे इन्होंने ये मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, आप यहाँ पे सिंपल M2 पॉजिटिव कर सकते हो, एक ही रिएक्शन लिख लीजिए बेशक, M2 पॉजिटिव आगे रेजिन और गिव राइज टू M रेजिन एंड H पॉजिटिव। एक रिएक्शन यहाँ से, एक रिएक्शन एनायन एक्सचेंज किया जाएगी, सल्फेट यहाँ पे कोई भी आप कोई भी सिंबल ले सकते हो, सिंबल ले लीजिए, चाहे M ले लीजिए या N ले लीजिए, कोई भी सिंबल लेकर जनरल रिएक्शन लिख देनी है और ये आपके पास। अब यहाँ पे भी जनरेशन की जरूरत पड़ती है, रीजनरेट करने पड़ते हैं ये रेजिन्स, क्योंकि एक बार यूज हो गए, अब दोबारा तो फंक्शनिंग तभी होगी अगर रेजिन वहां पे कंटेंट प्रेजेंट रहेगा। तो उनकी रीजनरेशन के लिए ये आपके पास रीजनरेट जैसे बेसिक लाइक एल्कली ऐड की जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ऐड किया जाता है एनायन एक्सचेंज रेजिन को रीजनरेट करने के लिए, और यहाँ से ये रीजनरेट हो जाता है। इसी तरह से जो प्रीवियस वन था कैटायन एक्सचेंज रेजिन की रीजनरेशन, वहां पे ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो ऐड किया जाता है, जैसे कि इस केस में कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स के केस में, ठीक है जी, या फिर एसिड्स वगैरह या ऐड किए जाते हैं डाइल्यूट कंटेंट में। ये चीज जो है आपके पास रीजनरेशन के लिए ये होता है आपके पास सिंथेटिक रेजिन मेथड जो होते हैं। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, एंड सिंथेटिक resin method for removal of permanent hardness of water to make water fit for drinking or other purposes। तो ये आपने कर लेना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये
3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, हाउ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग सिंथेटिक रेजिन मेथड। तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है, रिएक्शंस जरूर लिखनी है। कोई भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ से एनसीईआरटी वाला करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है कि ज्यादा एलैबोरेशन नहीं दी होती, ठीक है जी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीजनरेशन रिएक्शन जरूर लिखनी होती है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये रीजनरेशन होती है इसकी इस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिमूवल ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर टू मेक वाटर सॉफ्ट इन नेचर। ये दोनों मेथड अच्छी तरह से कर लेने हैं, आयन एक्सचेंज मेथड एंड सिंथेटिक रेजिन मेथड। अगेन ध्यान से सुन लीजिए, एक जनरल रिएक्शन, एक रिएक्शन देनी होती है जिसमें रिमूवल ऑफ हैवी मेटल आयंस टेक्स प्लेस हो रही है, और एक रिएक्शन देनी होती है रीजनरेशन ऑफ द स्पीशी। अगर आयन एक्सचेंज मेथड में परम्यूटेड मेथड कर रहे हो तो रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट, और अगर सिंथेटिक रेजिन मेथड कर रहे हो तो रीजनरेशन ऑफ रेजिन्स। बोथ कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स और एनायन एक्सचेंज रेजिन्स की रीजनरेशन आपने देनी होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी तरह से डिटेल में विद रिएक्शंस, ये जो मेथड्स हैं दोनों, इनको आप लोगों ने लर्न करना है थॉरोली। So this is all about the water component. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड कह सकते हो, जो यूज किया जाता है पोल्यूशन कंट्रोल में, ठीक है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के केस में, एफ्लुएंट्स जो होते हैं। इसके अलावा एज एंटीसेप्टिक, माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी ये रखता है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ठीक है जी। मेडिकल पर्पसेस में, जैसे फॉर क्लीनिंग द बाउंड्स, कट्स एंड बाउंड्स की क्लीनिंग वगैरह के लिए भी इसकी यूटिलाइजेशन होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की आपने देखा होगा, काफी टाइम में इसको यूज किया जाता है बाउंड्स वगैरह को क्लीन करने के लिए। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो प्रेपरेशन होती है, इसको डिफरेंट मेथड जैसे एसिडिफाइंग बेरियम परऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू इसको बनाया जा सकता है, प्रेपरेशन की जाती है बेरियम परऑक्साइड को। एक्सेस ऑफ वाटर में जो इसमें प्रेजेंट रहता है उसको रिमूव आउट किया जाता है वेपोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ से हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा परऑक्सो डाइसल्फेट ऑब्टेन किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, एट हाई करंट डेंसिटी ऑन हाइड्रोलिसिस। यहाँ से भी ये प्रिपरेशन जो है वो हो जाती है, जो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जिसको हम बोलते हैं, ये रहते हैं। इंडस्ट्रियली ऑटो ऑक्सीडेशन होती है 2 अल्काइल एंथ्राक्यूनोल्स की, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरेशन होती है वो प्रोसेस कैरी आउट की जाती है, ऑटो ऑक्सीडेशन करवाई जाती है 2 अल्काइल एंथ्राक्यूनोल्स इस तरह से, और हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पे 1% हाइड्रोजन परऑक्साइड के आसपास प्रोड्यूस होता है, और बाद में इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद वाटर एंड कंसंट्रेट किया जाता है अप टू 30% के आसपास बाय मास, ठीक है। उसके बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस हो जाती है अंडर रिड्यूस प्रेशर, और फर्दर कंसंट्रेशन हो जाती है अप टू 85% बाय केयरफुल डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर कंडीशंस, और बाद में फिर जो रिमेनिंग वाटर कंटेंट होता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है आउट ऑफ ऑब्टेन टू ऑब्टेन प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड। मींस मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो यूज की जाती हैं फॉर ऑब्टेनिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है जी। ये इसकी प्रेपरेटरी आ गई। एक पर्टिकुलर रिएक्शन आपने एक ये इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन कर लेनी है, और एक कोई भी अदर प्रेपरेशन आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है जी। ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं, फ्रॉम सोडियम परऑक्साइड से, जिसको मर्क्स प्रोसेस बोलते हैं, वहां से यूज किया जा सकता है, फ्रॉम बेरियम परऑक्साइड, ये जो अभी हमने डिस्कस की है, ठीक है जी। और इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने। बाकी स्टोरेज हाइड्रोजन परऑक्साइड की, इसको वैक्स लाइंड कलर्ड बोटल्स में रखा जाता है। क्यों?
ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, व्हाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्टोर्ड इन वैक्स लाइंड कलर्ड बॉटल्स। कारण ये होता है कि रफ ग्लास सर्फेसिस जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस कर जाती है, जो पेरोक्साइड है वो डिकम्पोज कर जाता है अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ लाइट, ठीक है, दे प्रोटेक्ट अंडर द वैक्स लाइंड कलर्ड बॉटल्स। इसके अलावा कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल और एस्टेनोलाइड भी ऐड किया जाता है, विच रिटार्ड द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं इनको, नेगेटिव कैटलिस्ट जो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंट्रोल करते हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्योर स्टेट में ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, ठीक है जी। इसके अलावा मिजिबल रहता है विद वाटर ऑल प्रोपोर्शंस में एंड फॉर्म्स हाइड्रेट्स बना लेता है, हाइड्रेट्स ऑफ पेरोक्साइड। और 30% सोल्यूशन जो होता है, मैं इसको 100 वॉल्यूम के साथ फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है एंड इस केस में 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता है। इसका मतलब ये होता है कि 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है दैट विल गिव 100 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। कमर्शियली मार्केटेड के लिए 10 वॉल्यूम यूज किए जाते हैं, विच मीन्स इट कंटेन 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है। ये कुछ यूजेस वगैरह होती हैं इसकी। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग डिस्कस करोगे, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोग डिस्कस वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये रिएक्शंस आप कर सकते हो यहाँ से, एनसीईआरटी वाले कर लो। दोनों तरह से एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो सिंपल सी जैसे फेरस आयंस को फेरिक आयंस में ऑक्सीडाइज कर देता है ये, ठीक है। लेड सल्फाइड है लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी रिडक्शन में पर मैग्नेट आयंस में कन्वर्ट M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से बेसिक मीडियम में भी इसी तरह से आप लोग ये रिएक्शंस जो है वो एक रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर एंड रिड्यूसिंग करैक्टर आप लोग इलेबोरेशन के लिए ये एक रिएक्शन कर सकते हो एग्जांपल्स के साथ, ये रहता है, ठीक है जी। बाकी यूजेस वगैरह ब्लीचिंग सिल्क, वूल, हेयर, लेदर, रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है इस चैप्टर में से, वो बनता है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर। ये काफी बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो गैस फेस में और सॉलिड फेस में आपने अलग अलग होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है गैस फेस और सॉलिड फेस में, ठीक है। इस चीज के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये आपके पास रहती है जो गैस फेस होती है, यहाँ पे 94 डिग्री के आसपास रहता है बॉन्ड एंगल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल जो रहता है ये वाला। और सॉलिड फेस में ये एंगल 101.9 डिग्री के आसपास रहता है। और बॉन्ड लेंथ भी चेंज रहती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ दोनों केसेस में डिफरेंट होती है। ये आप लोगों ने यहाँ से एनसीईआरटी से ये स्ट्रक्चर जो है अच्छी तरह से कर लेनी है, लर्न कर लेनी है। ये ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। कई बार ऐसे आ जाता है क्वेश्चन 2 मार्क्स में, वैसे ही आ जाता है, डिस्कस द गैस फेस एंड सॉलिड फेस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। 2 मार्क्स में वैसे क्वेश्चन आ जाता है। या कहा जाता है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर, ठीक है, इस तरह से। तो आप इसी तरह से ये जो है स्ट्रक्चर्स आपने कर लेंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आपको बोला ही है मैंने कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एक्शन के लिए एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम के लिए एक रिएक्शन आप लोगों ने इन सपोर्ट कर लेनी है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी तो थोड़े से टॉपिक जैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी रहती है, तो हाइड्रोजन इकोनॉमी तो सिंपल है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, इट्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो डिफरेंट एफर्ट्स किए जाते हैं और यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, दैट इज
fall under the hydrogen economy. हाइड्रोजन इकोनॉमी एक अल्टरनेटिव दिया गया है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जस्ट टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर एंड टू यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। दिस इज सिंपली द हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना आप इस तरह से। ड्यूटेरियम ऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी, इसको हैवी वाटर बोला जाता है और इसको यूज किया जाता है इस केस में न्यूक्लियर रिएक्टर में टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। इस पूरे चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सॉफ्टनिंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन आइस एंड लिक्विड, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड फेज, एंड हाइड्राइड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनमें से आपको क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो इनको आपने थॉरोली एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है। असाइनमेंट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी है, तो वो असाइनमेंट्स भी एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों ने सॉल्व करके वो सेंड कर देनी है, ठीक है बेटा।